मेरी शादी के दूसरे दिन मैं अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी। तभी मैंने एक गैर मर्द को अपने कमरे के अंदर खड़े देखा। उसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वह बहुत ही गंदी हंसी के साथ हंसने लगा और मेरे करीब आकर मेरे साथ वह सब करने लगा जो एक पति ही अपनी पत्नी के साथ करता है। मैं जब चीखी चिल्लाई तो मेरा पति भी कमरे में आ गया और मैंने उससे कहा कि देखो, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे बचाओ। तो उसने मुझसे कहा कि अपना नाटक बंद कर और आज से तुझे ये सब करना है। और उसके बाद तो हर रोज़ मेरा पति मेरे कमरे में 10 से 15 मर्दों को भेजने लगा। लेकिन क्यों? मेरा नाम मीरा है। मैं 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मैं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन मेरे पास मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की कि अभी तो मुझे नौकरी भी करनी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर मम्मी ने कहा कि मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तेरे पापा ने एक अच्छा लड़का देखकर तेरा रिश्ता तय कर दिया है और शादी की तारीख भी फिक्स हो चुकी है। अब वह कुछ भी नहीं सुनेंगे, इसलिए तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर आना है और यह शादी चुपचाप कर लेनी है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा कितने सख्त इंसान हैं। अगर वह एक बार कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर अपने फैसले के आगे किसी की भी नहीं सुनते, तो मेरी क्या सुनेंगे। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें अपने पापा के गुस्से का शिकार ना होना पड़े तो चुपचाप यह शादी कर लो बेटा। माँ की ये सारी बातें सुनकर मैं रोने लगी। एक माँ से ही तो मुझे उम्मीद थी कि वह मेरा साथ देगी, लेकिन उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए थे। मेरा रोना सुनकर माँ मुझे समझाने लगी कि देखो बेटा, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो फिर अब जब अभी अच्छा लड़का मिल गया है तो अभी शादी करने में क्या बुराई है। और फिर अगर नौकरी करने का सवाल है तो तुम अपने पति से इस बारे में बात कर लेना। हो सकता है शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हें नौकरी करने दे। आजकल के लड़कों की सोच तो वैसे भी काफ़ी मॉडर्न होती है। वह भी यह पसंद करते हैं कि उनकी पत्नियां नौकरी करें, अपने पैरों पर खड़ी हों। तो तब तो और भी तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। अभी तुम नौकरी करोगी तो हो सकता है तुम्हारे पापा इस चीज़ के लिए तुम्हें मना कर दें, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा की सोच कैसी है। तो बेहतर यही होगा कि तुम शादी के बाद ही नौकरी करो, क्योंकि अगर तुम शादी के बाद ये सब करोगी तो तुम्हारे पापा का तुम पर कोई जोर ही नहीं होगा। फिर तो तुम्हारा पति जैसा चाहेगा तुम वैसा आराम से कर सकती हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी सुहाना, वह मुझसे पूछने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मैं इतना ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह भी एकदम से दंग रह गई कि अचानक से इतनी जल्दी शादी, लेकिन क्यों। तो मैंने उसे बताया कि मेरे पापा बहुत ही सख्त किस्म के इंसान हैं और उनकी सोच भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। मैं अगर आज यहाँ हॉस्टल में पढ़ रही हूँ तो वह सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही पढ़ पा रही हूँ, वरना वह तो मुझे अकेले कभी भी दूसरे शहर में नहीं भेजते। मेरी फ्रेंड ने कहा, लेकिन अगर तुम शादी कर लोगी तो फिर तुम्हारे करियर को लेकर जो तुम्हारे सपने हैं वह तुम कैसे पूरा करोगी। तो मैंने मम्मी ने मुझे जो भी बातें समझाई थीं वह सारी बातें अपनी फ्रेंड को बता दी। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि बात तो ठीक है, अगर शादी से पहले तुमने नौकरी करने की कोशिश की और जैसा कि तुम बता रही हो कि तुम्हारे पापा बहुत ही पिछड़े सोच के हैं, तो हो सकता है वह तुम्हें नौकरी ही ना करने दें। तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा। इससे अच्छा तो यही है कि शादी तो तुम्हें करनी ही है
और अगर इसी समय अच्छा लड़का मिल रहा है तो तुम शादी कर लो और उसे अपनी जो भी ख्वाहिश हैं उनके बारे में पहले से ही बता देना और उसकी इन सब चीज़ों पर क्या सोच है वह भी अच्छे से जान लेना, तो तुम्हारे लिए भी सबसे अच्छा रहेगा। उस रात मुझे ठीक से बेचैनी के कारण नींद ही नहीं आई, क्योंकि अब मुझे शादी करने को लेकर दुख तो नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक से मैं खुश भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये फैसला बहुत जल्दबाजी में मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कर दिया था, जिसके लिए मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी मम्मी की बातों का मेरे दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे खुद को शादी के लिए मन से तैयार करने लगी थी। अगले ही दिन मैं अपना सामान पैक करके घर पहुंच गई। जब मैं घर पहुंची तो वहां शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। पूरे घर को खूब अच्छे से सजाया जा रहा था। मुझे देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। उसके बाद एक दुल्हन की खूबसूरती को सजाने संवारने के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं वह सभी अब मैंने शुरू कर दी थीं। मैंने मम्मी से कहा भी कि पहले मुझे मेरे होने वाले पति से मिलवा तो दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अब जो भी मिलना मिलाना है वह सब शादी के बाद ही करना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी है और अभी बहुत सारी तैयारियां हमें करनी है। काफ़ी सारी रस्में भी अभी बाकी हैं। मैंने सोचा कि सगाई वाले दिन मैं अपने पति से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे मेरे होने वाले पति के साथ अकेले रहने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। हालांकि एक बात थोड़ी सी अजीब थी कि मेरे पति की तरफ से और मेरी तरफ से जो रिश्तेदार थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। जब मैंने इस बारे में मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने भी इस बात को लेकर दोबारा कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन मैं अपने पति को देखकर बहुत खुश थी। मेरा पति दिखने में अच्छा खासा था, इसलिए अब मुझे कम से कम इस बात की तो तसल्ली थी कि लड़का देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके स्वभाव को जान पाने का तो मुझे जरा सा भी मौका ही नहीं मिला। 2 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अभी बैठी अपने कमरे में यही सब सोच रही थी कि तभी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे बोली, देखो मीरा बेटा, तुम्हारा पति तुमसे जो भी कहे तुम्हें अब शादी के बाद उसकी सारी बातें माननी हैं। उसकी किसी भी बात को काटना नहीं है, क्योंकि एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। इसलिए उसकी हर बात को सर आंखों पर लेना, उसके किसी भी हुक्म को कभी मत टालना। मैंने मम्मी से हंसकर कहा, वह मेरा पति होगा, मेरा मालिक नहीं। मैं क्या उसकी गुलाम बनकर जा रही हूँ जो उसका हर हुक्म मानूंगी? तो मम्मी ने मेरे सर पर एक चपत देकर कहा कि जितना बोल रही हूँ चुपचाप उतना सुन। मैं नहीं चाहती कि तेरी हरकतों की वजह से तेरी शादी के बाद कोई भी ऐसी वैसी बात हो। पति की बात मानेगी तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा और तू एक खुशहाल जीवन जिएगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और मेरी अजय के साथ शादी हो गई। शादी के बाद मैं विदा होकर अजय के घर में आ गई, लेकिन अजय के घर में तो कोई खास ऐसा था ही नहीं जो मेरा स्वागत करे। बस सिर्फ मुझे 1-2 रिश्तेदार औरतें ही दिख रही थीं। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे कमरे में बिठाया। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि क्या अजय के परिवार वालों में से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ है। अभी मैं अपनी सेज पर बैठी हुई यही सब सोच ही रही थी कि तभी अजय कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ा सा सहम गई। वह मेरे करीब आए और उन्होंने मेरा घूंघट उठाया
और मेरी जी भर के तारीफ़ की। उनकी तारीफ़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे मुँह दिखाई में अंगूठी दी। मैंने भी मौका पाकर उनसे पूछ ही लिया कि मुझे आपके घरवालों में से तो कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो वह मुझसे कहने लगा कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। दरअसल मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और कुछ सालों पहले ही मेरे माँ बाप का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मैं अकेले ही ज़िंदगी बिता रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तन्हा महसूस करता हूँ। उनके चेहरे की उदासी देखकर मैंने उनका हाथ थाम लिया और उनसे कहा कि लेकिन अब आप आज के बाद तन्हा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं धर्मपत्नी बनकर आपकी ज़िंदगी में आ गई हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे और फिर हमने अपनी पहली रात की शुरुआत की और एक शादीशुदा जीवन की तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल जैसे किसी मूवी में दिखाया जाता है। अजय मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, इतना कि मैं बार बार खुद को आईने में देखकर शर्मा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अब पहले से भी कई ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हूँ। मेरे चेहरे की जो रंगत थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। अजय जब सोकर उठे तो मैं उनके लिए चाय और नाश्ता बनाकर कमरे में ले गई। मैंने उनसे कहा कि उठ जाइए और फ्रेश हो जाइए, आपके ऑफिस जाने में देर तो नहीं हो रही। मेरी बात सुनकर अजय पहले थोड़ा सा हैरान हुए, उसके बाद बोले, तुम ऑफिस की चिंता मत करो, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। मैंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हम कुछ दिनों के लिए अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे और कहीं घूमने के लिए चलेंगे। अजय ने मेरी बात सुनकर हामी भर दी। अगले दिन शाम को अजय कहीं बाहर गए हुए थे। मुझे थोड़ी सी थकान लग रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई आया। मुझे लगा कि शायद अजय आ गए हैं, इसलिए मैं तुरंत ही खुश होकर उठकर बैठ गई। लेकिन मैं जैसे ही पलटी तो बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि मेरे सामने एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था। मैं अचानक से हड़बड़ा गई और मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो वह बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से न जाने कौन मेरे कमरे में घुस आया है। उसके बाद तो वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर तुम मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उस पर तो मेरी किसी भी बात का कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा और फिर बिस्तर पर मेरे बहुत ही करीब आकर बैठ गया और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे साथ गलत तरीके से पेश आने लगा। मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी और उससे अपने आप को छुड़ाने लगी। तभी पीछे से अजय कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं तुरंत ही रोते हुए उनका नाम लेकर चिल्लाई। मैंने कहा, अजय मुझे इस इंसान से बचाइए, ये मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। इतना कहने के बाद मैंने जो देखा और सुना उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। अजय मुझे बचाने की जगह खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपके सामने आपकी पत्नी के साथ कोई इस तरह से कह रहा है और आप हैं कि खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो वह कहने लगा कि चुपचाप जैसा कहा जा रहा है वैसा कर, अगर ज़्यादा नाटक किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद अजय तो बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए और मैं बेचैन सी अंदर तड़पती रही और उस आदमी ने मेरे साथ जो अपनी मर्जी थी वह पूरी कर ली। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब वह आदमी चला गया तो उसके जाने के थोड़ी देर बाद अजय कमरे में आए और मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगे। मैंने झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उन पर तो मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं था।
मैंने कहा कि तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तो अजय मुझसे कहने लगे कि ये तो अब तुझे रोज करना पड़ेगा। आखिर ये घर कैसे चलेगा? हम दोनों का पेट पालने के लिए तो ये सब काम करना ही पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? ये घर तो आपकी कमाई से चलेगा। तो वह हंसकर कहने लगा कि मेरी कमाई? मेरी कौन सी कमाई? मैं तो कहीं कोई काम ही नहीं करता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही थीं जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, तो इसका मतलब आप ऑफिस नहीं जाते? तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, कौन सा ऑफिस? किसका ऑफिस? मैं तो आज तक कभी स्कूल भी नहीं गया, तो ऑफिस क्या जाऊंगा? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैंने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे और मेरे माँ बाप को धोखा दिया है। तो वह कहने लगा, धोखा? और मैंने दिया है? ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने किसको धोखा दिया है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। तो वो मुझसे बोला कि जब इस घर से निकल पाओगी तब तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओगी। अगर तुमने इस कमरे से भी बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद अजय मुझे डरा धमका कर कमरे से बाहर चला गया और कमरे में बाहर से ताला मार दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब तो मुझे मेरे सारे सपने टूटे हुए नजर आने लगे। अजय ने ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे घर वालों के साथ भी कितना बड़ा धोखा किया था और मेरे माँ बाप यही समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीने के लिए भेज दिया है, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी नज़र सामने पड़ी हुई कुर्सी पर पड़ी जिस पर मोबाइल रखा हुआ था। मेरे साथ अचानक से इतना सब कुछ हुआ कि मैं मोबाइल के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मैंने अपने मोबाइल से तुरंत ही माँ को फ़ोन लगाया और रो रो कर सारा हाल बताया। मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप तुरंत ही पापा के साथ पुलिस को लेकर यहाँ आ जाइए और मुझे यहाँ से लेकर चली जाइए, नहीं तो ये आदमी मेरे साथ ना जाने और क्या क्या करेगा। अभी तो मैं जितना कुछ झेल रही थी शायद वह कुछ भी नहीं था। असली बिजली तो मेरे ऊपर अब गिरने वाली थी। मेरी आखिरी उम्मीद मेरी माँ ही थी। लेकिन मेरी पूरी बात सुनने के बाद मम्मी मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारा पति तुमसे जैसा कह रहा है चुपचाप वैसा ही करो, क्योंकि अब इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। इतना रोने धोने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, शुरुआत में तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हें इस सब की आदत हो जाएगी। उनके ये शब्द मेरे कान में लावा बनकर जा रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सगी माँ मुझसे इस तरह की बात कर रही है। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझसे क्या कह रही हैं? आप मेरी सगी माँ होकर मुझे इस तरह का घटिया और गंदा काम करने के लिए कह रही हैं। तो मम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा, तू इतने साल बाहर रही, इस वजह से तुझे इस सब के बारे में पता ही नहीं है। हमारी बिरादरी में ये परंपरा है कि जो घर की औरतें होती हैं वह यही काम करती हैं और जो आदमी होते हैं वह दूसरे मर्दों को अपनी पत्नियों के पास लेकर आते हैं। ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है और इसे हमारी बिरादरी की सभी औरतें निभाती आ रही हैं। अब तुझे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। मैंने मम्मी से कहा कि आपका तो दिमाग खराब हो गया है। आप ना जाने क्या क्या बके चली जा रही हैं। आप इस तरह की घटिया परंपराओं को आखिर कब से मानने लगी? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और इस तरह की किसी भी चीज़ में मैं विश्वास नहीं करती।
एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और जो पति अपनी ही पत्नी को दूसरे आदमियों के सामने पेश करे वह उसका पति हो ही नहीं सकता। आप मेरी पापा से बात करवाइए, मैं ये सारी बातें पापा को बताऊंगी। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, बेटा तुम्हारे पापा को ये सब कुछ पहले से ही पता है। उन्हें उस लड़के के बारे में सब पता था और उनके कहने पर ही मैंने तुमसे उस लड़के की सच्चाई छिपाई, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो वह हम दोनों माँ बेटी को जान से मार देते। अब तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या आप और पापा दोनों ही इस सब में मिले हुए हैं? आप मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही हैं? मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि बेटा, जो तुझे आज करना पड़ रहा है वह तो मैं सालों पहले से करती चली आ रही हूँ। अगर तुझे याद हो तो मैं भी यही सब करती आ रही हूँ। इसीलिए तो तेरे पापा भी कहीं काम पर नहीं जाते थे। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपनी याददाश्त पर जोर देना शुरू किया तो मुझे अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आना शुरू हुईं, जिसमें मैं अक्सर ये देखा करती थी कि हमारे घर में बहुत सारे आदमी आते थे जो मम्मी के साथ एक कमरे के अंदर चले जाते थे और फिर मम्मी दरवाजे को बंद कर लेती थी। अगर मैं कभी मम्मी के साथ कमरे में जाने की जिद करती तो पापा मुझे 2-4 थप्पड़ लगाकर बाहर खेलने के लिए भेज देते थे। जब मैंने ये सब बातें मम्मी से दोहराई तो वह कहने लगी कि इसीलिए मैंने तुझे तेरे पापा से जिद करके हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि तू अब बड़ी होने लगी थी और बहुत सारे सवाल जवाब करने लगी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि तुझे अपनी माँ की सच्चाई उस वक्त पता चले और तेरे ऊपर भी उन सब चीज़ों का गलत असर पड़े। मैंने तेरे पापा के आगे हाथ पैर जोड़कर कैसे भी करके उनको मना लिया ताकि मैं तुझे हॉस्टल भेज पाऊँ। मैंने कहा कि अगर आपने मुझे उस वक्त उन सब चीज़ों से बचा लिया तो फिर अभी क्यों नहीं बचाया? तो माँ भी मेरे साथ साथ रोने लगी और बोली, बेटा मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन तेरे पापा अपनी परंपराओं को लेकर बहुत ही सख्त हैं। उन्होंने उस वक्त तो मेरी बात मान ली थी, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैंने तुझे यहाँ बुलवा कर तेरी शादी नहीं की तो वह यहाँ पर मेरी जान ले लेंगे और वहाँ तेरे हॉस्टल में पहुँचकर तेरी जान ले लेंगे, और मेरी बच्ची तेरी ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने झूठ बोलकर तुझे यहाँ बुला लिया और तेरी शादी करवा दी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ। मेरी बच्ची, मैंने कहा आपने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। आपको नहीं पता आपने मुझे किस नर्क में धकेल दिया है। तो माँ कहने लगी कि मैंने कहा ना बेटा, कुछ दिन तुझे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तुझे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। मेरी बात मान, यही अपनी किस्मत समझकर सब कुछ स्वीकार कर ले और इसी में खुश रहना सीख ले। उसके बाद माँ ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही अजय कमरे के अंदर आया और एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि असली धोखा किसने दिया है, ये तो तुम्हें अभी पता ही नहीं। तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हारे घर वालों को क्या मेरी कोई सच्चाई पता ही नहीं है? इसीलिए अब चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद अजय ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी किसी नरक से भी बदतर हो गई, क्योंकि मेरा पति हर दिन मेरे कमरे में 10 से 15 मर्दों को भेजता और वह सब एक एक करके मेरे साथ जुल्म करते। मेरी हालत किसी जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। मेरे दिमाग ने भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहाँ मैं बुरी तरह से रोती, चीखती, चिल्लाती, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरी पुकार सुनता। उल्टा मैं जब भी रोती गिड़गिड़ाती तो अजय ठहाका मार कर किसी राक्षस की तरह हंसता। वह मेरे साथ गलत काम करवा कर खूब पैसे कमा रहा था और इधर मेरी जान धीरे धीरे निकल रही थी।
धीरे धीरे ये सब करते हुए 1 महीना बीता जा रहा था और मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि मैं यह सब अभी भी अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, जिस वजह से अजय मुझे सज़ा देने के तौर पर पेट भर खाना नहीं दे रहा था। उसका कहना यही था कि जिस दिन से मैं खुशी खुशी ये सब करने को तैयार हो जाऊंगी, वह मुझे पेट भर खाना देगा और ठीक से रखने लगेगा। लेकिन मैं इस सब को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती थी। मेरी हालत बहुत बुरी होती चली जा रही थी। जब मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा तो मुझे हॉस्टल वाली मीरा याद आने लगी, जो कितनी विश्वास से भरी हुई लड़की थी, जो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती थी, कुछ हासिल करना चाहती थी। लेकिन आज उसके सारे सपने टूट कर बिखर चुके थे और वह एक बंद कमरे में ही कैद होकर रह गई थी। मुझे कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कई बार कोशिश की कि मेरे हाथ किसी का तो फ़ोन लग जाए, लेकिन मैं इस चीज़ में भी सफल नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी, जब मेरा पति एक साथ 5 आदमियों को मेरे कमरे में लेकर आया और कहने लगा कि आज तुम्हें इन्हें एक साथ खुश करना है। अब तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से ही निकल गई। मैं बस रोए चली जा रही थी और उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उन सभी के चेहरों पर सिवाय दरिंदगी के और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए मौत ही मांग रही थी कि अगर वह मुझे इस मुसीबत से नहीं बचा सकते तो कम से कम मुझे मार ही डालें। उसके बाद वह सब मेरे साथ अपना खेल खेलना शुरू करने लगे। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने दरवाजे पर इतनी जोर से लात मारी कि दरवाज़ा टूट गया और वह 5 आदमी घबराकर खड़े हो गए और तभी कमरे में पुलिस आई और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं अभी ज़मीन पर बेसुध सी पड़ी हुई थी कि तभी मुझे सामने जो शख्स दिखा, उसे देखकर अचानक से मेरे शरीर में फुर्ती आ गई। सामने मेरी सहेली सुहाना खड़ी हुई थी। मैं तुरंत ही भागकर उसके गले से लग गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गई। पुलिस मेरे पति और उन सभी आदमियों को पकड़ कर ले गई और उन्होंने मेरे सारे बयान दर्ज करवाए। जब सारी चीज़ें हो गईं, तब सुहाना और मैं वापस अजय के घर में आ गए। मैंने सुहाना से कहा कि तुमने आकर मुझे कैसे बचा लिया, तुम्हें इस सब के बारे में आखिर कैसे पता चला। तो सुहाना ने कहा कि दरअसल मैं तुम्हारी शादी के टाइम तो आ नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब चलकर तुमसे मिल लूं। मैंने तुम्हारा फ़ोन बहुत ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर मुझे लगा कि चलो चलकर एक बार तुम्हारे घर देखते हैं कि तुम वहाँ पर हो या नहीं। अगर नहीं होगी तो तुम्हारे ससुराल जाकर ही तुमसे मिल लूँगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ वाकई में तुम नहीं थी। मैंने थोड़ी बहुत बातचीत तुम्हारी मम्मी से की। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने लगी। जब मैं वहाँ से चलने लगी तो तुम्हारी माँ के चेहरे पर मुझे कुछ अजीब सी परेशानी नज़र आई। तो मैंने उनसे उसका कारण पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हारे पापा के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहती। जब वह मुझे बाहर गेट पर छोड़ने आई तो उन्होंने मेरे हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी। मैं ये तो समझ चुकी थी कि वह ये काम तुम्हारे पापा से छुपा कर रही हैं, इसीलिए मैंने भी धीरे से उस चिट्ठी को छुपा लिया और तुम्हारे घर से बाहर निकल आई। उसके बाद मैंने जो कुछ चिट्ठी में पढ़ा, उसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। उस चिट्ठी में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ जो भी जुल्म हो रहा है वह सब कुछ बयां कर रखा था। साथ ही तुम्हारे पति के घर का पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि हो सके तो मैं तुम्हें बचा लूँ। इसलिए मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन गई और वहाँ जाकर उस चिट्ठी में लिखा हुआ एक एक शब्द पुलिस वालों को बता दिया
और तुरंत ही तुम्हारे पति के एड्रेस पर मैं पुलिस के साथ आ गई। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसे एक बार फिर से गले से लगा लिया। मैंने कहा कि अगर तुम ना आती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। मेरी सहेली ने कहा कि आज तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी माँ की वजह से ही बची है। मैंने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर आज मैं इस जाल में फंसी थी तो वह भी मेरी माँ की वजह से ही। लेकिन फिर भी मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वह भी मेरे पापा की सख्ती की वजह से मजबूर थीं। उसके बाद मैं अपनी सहेली के साथ वापस हॉस्टल लौट गई और मैंने जल्द ही एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली। 2 साल तक मैंने खूब कड़ी मेहनत की और अपने पैसों के दम पर मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। इन 2 सालों में ना तो मैंने कभी अपनी माँ से बात की और ना ही कभी मैं उनसे मिलने के लिए गई। लेकिन अब वह वक्त आ चुका था जब मैं अपनी माँ को भी उस दलदल से बचाकर लेकर आऊं, क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी और मेरे सर पर अपने खुद के पैसों से कमाई हुई छत भी थी। इसलिए एक दिन चुपचाप जाकर मैं अपनी माँ को भी अपने साथ दूसरे शहर ले आई। आज मैं और मेरी माँ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।